लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ में योगी सरकार की कल मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इसमें सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे और संगम में स्नान भी करेंगे। साथ ही बात होगी महाकुंभ में आम लोगों के साथ वीवीआईपी के पहुंचने के सिलसिले की। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत पीएम मोदी के भी कुंभ पहुंचने की तारीखें सामने आ गई हैं। साथ ही जानेंगे लखनऊ में आज वक्फ बोर्ड के लिए बनी जेपीसी की अहम मीटिंग हुई। इसमें योगी सरकार के मंत्री और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए और अपने सुझाव रखे। फिर बात होगी संभल हिंसा के जांच की। संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों के बयान दर्ज किए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। महाकुंभ में कल योगी सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। प्रयागराज में कल मंत्रिपरिषद की अहम मीटिंग होगी और इस बैठक में अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो सकती है और इस बैठक में 54 मंत्री हिस्सा लेंगे। वहीं 130 वीआईपी महाकुंभ में मौजूद रहेंगे। बैठक में कई प्रस्ताव पास होंगे। प्रयागराज से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। संगम के पास रोपवे बनाने की मंजूरी संभव है। गन्ने का एमएसपी भी तय हो सकता है। संगम में सीएम योगी और सभी मंत्री स्नान करेंगे। 2019 कुंभ में भी कैबिनेट मीटिंग हुई थी और मंत्रिपरिषद की मीटिंग के लिए स्पेशल तारीख चुनी गई है, क्योंकि पिछले साल 22 जनवरी को ही अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में और क्या खास रहेगा, इस रिपोर्ट में देखें। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। इसके लिए सभी मंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में डुबकी लगाएंगे। इस बैठक में खास तौर से प्रयागराज से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की मीटिंग होनी है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में 54 मंत्री हिस्सा लेंगे। महाकुंभ में 130 वीआईपी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई प्रस्ताव पास होंगे। प्रयागराज से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। संगम के पास रोपवे बनाने की मंजूरी संभव। गन्ने का एमएसपी भी तय हो सकता है। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले संगम में सीएम योगी और सभी मंत्री स्नान करेंगे। 2019 कुंभ में भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए स्पेशल तारीख चुनी गई है, क्योंकि 22 जनवरी को ही अयोध्या में बने दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट संगम स्नान करने के लिए पहुंचेगी। 54 मंत्री इसी संगम में स्नान करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप संगम क्षेत्र की देख रहे हैं, जहां पर ये झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही संगम क्षेत्र है जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट यहां स्नान करने के लिए पहुंचेगी। हम अपने कैमरा पर्सन सोनू मंडल से कहेंगे कि पूरा विहंगम दृश्य 180 डिग्री घुमा करके दिखाएं कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक संगम का एक खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है और अद्भुत छटा यहां देखने को मिल रही है। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी आईसीसीसी में मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक की थी। अपने अपने विचार हैं। उसी गंगा में जाके विपक्ष स्नान कर रहा हरिद्वार में। आस्था तो है, ऐसा तो नहीं है कि नकार सकते हैं कि नहीं। अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो फिर हरिद्वार क्यों गए, सवाल खड़ा होता है ना। तो आस्था है गंगा जी के प्रति लोगों की। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए जो 130 वीआईपी आ रहे हैं, उनमें सभी विभागों के प्रमुख सचिव और दूसरे अफसर शामिल होंगे। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने की तैयारी है। इस बैठक में महाकुंभ क्षेत्र को हमेशा के लिए प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से कई लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बाद अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को प्रयागराज में तैनात किया गया है। अब पीएम मोदी और राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में देश दुनिया से कई लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। उनके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह भी आस्था के महासमागम में पहुंचेंगे। सभी के कुंभ मेले में आने का शेड्यूल सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगे। अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में जाएंगे। इसी संगम क्षेत्र में आगामी 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाएंगे। आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। महाकुंभ में देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। वहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने कई शिविरों का दौरा किया और महाकुंभ के इंतजाम को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 2 दिन पहले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगम में स्नान करना सौभाग्य है। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी की तारीफ की। सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। कुंभ नगरी में 27 जनवरी से धर्म संसद भी शुरू होने जा रही है, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं एक शिविर ऐसा भी है जहां अभी से ही पूरी धर्म संसद सज गई है, जिसको नाम दिया गया है परम धर्म संसद। परम धर्म संसद में आए साधु सन्यासी बैठ सकेंगे। परम धर्म संसद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में हो रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी। महाकुंभ में 27 जनवरी से धर्म संसद शुरू होगी। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी जाएगी। सनातन बोर्ड से देश के सभी 13 अखाड़ों के संत जुड़ेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद होगी। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रारूप तय होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्तिकरण का मुद्दा उठाया जाएगा। तिरुपति बालाजी प्रसाद में मिलावट के दोषियों को सजा की मांग होगी। प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमान भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को प्रयागराज में तैनात किया गया है। अब राष्ट्रपति और पीएम के आने से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मेले में लगे हाईटेक कैमरों की मदद से भी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए हर व्यक्ति लालायित है।
क्या राजनेता, क्या अभिनेता, क्या आम व्यक्ति सभी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में संगम क्षेत्र में राजनेताओं का भी कुंभ होने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर क्षेत्र, प्रयागराज। लखनऊ में वक्फ कानून पर गठित जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के सांसद और यूपी सरकार के मंत्री भी पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी समेत जेपीसी के 11 सदस्य शामिल हुए। शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत कई मुस्लिम नेता इसमें शामिल हुए। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने जहां मीटिंग का काफी सकारात्मक उसे बताया है, वहीं कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि सरकार को वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की इतनी जल्दी क्या है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। वक्फ पर बनी जेपीसी की लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के सदस्य AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल रहे। बैठक में सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन के जरिए उनका पक्ष रखा गया। बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा कि हमारा मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ पर बनी जेपीसी की मीटिंग में वक्फ के प्रबंधन, ऑडिटिंग, आय प्रबंधन और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने पर चर्चा हुई। सभी संगठनों, मुस्लिम स्कॉलर्स, वकीलों ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर राय और सुझाव रखे। खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हम लोगों को जेपीसी की मीटिंग में बुलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संशोधन हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराजात हैं वो भी बताए गए हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। वक्फ की जेपीसी की मीटिंग में आए सुझावों पर विचार विमर्श कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मालूम है। संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज है, जो कि वक्फ बाय यूजर हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई। जेपीसी की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सरकार बहुत जल्दी में है, ये बहुत बड़ा मामला है, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले दिन से मानना है कि वक्फ बाय यूजर कैसे खत्म करेंगे, ये मुमकिन कैसे है। आप बाय यूजर हटा देंगे तो आज मुसलमान के ऊपर आप वक्फ के ऊपर कर रहे हो, कल प्राचीन मंदिरों के ऊपर भी तो है, शमशानों के ऊपर भी तो है। जो प्रॉपर्टी 1906 से पहले की उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर भी तो कल ये लागू हो जाएगा। आज आप सिर्फ इस पे वक्फ पे कर रहे हो, ये क्या देश के अंदर करना चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। बैठक में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर कमेटी चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि सबको उसका लाभ मिले। नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो
महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है। सरकार का दावा है कि इसमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और बैठक में मौजूद कई सदस्यों ने इसका विरोध किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी। यहां पर टीम ने हिंसा के मामले में बयान दर्ज की। जामा मस्जिद के हिंसा वाले इलाके और जामा मस्जिद में मुआयना किया गया। हिंसा को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी ने जहां संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ पर पुलिस पर ही सवाल उठाए, वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंसा एक सियासी साजिश थी, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बयान दर्ज किए। हिंसा से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय आयोग की टीम संभल पहुंची। बयान दर्ज कराने के लिए बकायदा गेस्ट हाउस के गेट पर पोस्टर भी लगाया गया। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल हिंसा मामले में सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए। संभल पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम ने सबसे पहले जामा मस्जिद का दौरा किया। न्यायिक आयोग की टीम करीब 20 मिनट जामा मस्जिद में रही। जामा मस्जिद परिसर को देखने के लिए गए थे कि अंदर क्या है और क्या कैसे कैसे है। अच्छा, आज बयान दर्ज कराएंगे, आप यहाँ आए हुए हैं गेस्ट? नहीं, आज हम आए थे ये देखने के लिए कि उसको बयान दर्ज कराने का प्रोसीजर क्या है। उसमें बयान एलपी हम जो देंगे तो वो स्टाम्प पर देना है या प्लेन पेपर पर देना है, सादे पेपर पर देना है। तो उसके लिए अब हम शायद नेक्स्ट वीक जब ये आएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया जांच आयोग ने कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब अपना बयान एलपी देंगे और बयान दर्ज करेंगे। आज बिल्कुल क्लियर है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अभी गया था, अभी आ गया। जामा मस्जिद के दौरे के बाद न्यायिक आयोग की टीम हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंची। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद शामिल है। जिससे हर को लखनऊ न आना पड़े, उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा। सर, कितना समय दिया गया सर? 4-5 घंटे यहीं रहे। सर कहाँ का निरीक्षण किया अभी आपने? सब किया है आपने। आप लोग तो मौजूद थे ही, आप लोगों से अच्छा कौन जानता। संभल हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से धरपकड़ जारी है। पुलिस ने 2 लोगों की हत्या के आरोप में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर ही निशाना साधा है। गोली जो चली, आधी उम्र जनता का लड़ाई जनता और पुलिस की थी। अब पकड़ना है पुलिस को ही है, तो इसमें क्या कह सकते हैं। अगर जिन पर आरोप था वही जांच अधिकारी हैं, तो फिर सही तो जांच होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हें सब मामला दुबई से, विदेश से, पाकिस्तान से गवर्न होता दिखता है। अगर आपको पकड़ लें, मुझे पकड़ लें, तो स्वीकार तो मेरा आप भी कर लेंगे जब पुलिस के कब्जे में आ जाए। वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है कि सियासी साजिश के तहत संभल को अशांत करने की कोशिश हुई थी। जानबूझकर भीड़ इकट्ठा करके कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की थी। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वही आज कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संभल को अशांत करने का प्रयास किया गया, कोर्ट के निर्णय को पत्थरों से बदलने का प्रयास किया गया। वो सारी बातें आज प्रमाणित होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, ये पर्दाफाश होता जा रहा है कि ये पूरी भीड़ जानबूझ करके साजिशें इकट्ठी की गई थी, ताकि कैसे कोर्ट के फैसले को बदला जा सके, कैसे जोर दबाव के आधार पर निर्णय लागू कराया जा सके, संविधान का पालन न हो सके। ये पूरा प्रयास था, और वो लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, वही संविधान को तार तार कर रहे थे। योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन दंगों की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए किया है। डीएम, एसपी और मुरादाबाद रेंज के डीआईजी भी आयोग के प्रतिनिधि मंडल में साथ रहे। उम्मीद है कि न्यायिक आयोग की टीम की रिपोर्ट के बाद संभल हिंसा से जुड़ी हर सवाल का जवाब मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सियासी पार्टियां लोकसभा या फिर विधानसभा जैसे चुनाव में ही घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार बीजेपी और कांग्रेस को निकाय चुनावों के लिए भी घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और इसे वोटर्स के लिहाज से एक अच्छी पहल माना जा रहा है। 5 साल बाद आप कम से कम पार्टियों को उनके मुद्दे पर सवाल तो पूछ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के 13 जिलों में 11 नगर निगम समेत 100 नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। अब इसे वोटर्स की जागरूकता कहें या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की। पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने नगर निगमों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है तो कांग्रेस ने वचन पत्र। चुनाव प्रचार की वक्त पूरा हो चुका है। 23 जनवरी को मतदान होना है, लिहाजा मतदान से पहले आप एक बार फिर देखिए क्या है घोषणा पत्र की प्रमुख बातें। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में लोकल लेवल पर जरूरतों के हिसाब से घोषणाएं तो की गई हैं, लेकिन कुछ कॉमन वादे भी हैं जो सभी नगर निगमों में किए गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि वो निगम द्वारा लगाए गए सभी करों और शुल्कों की समीक्षा करेगी और इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। निगम क्षेत्र में स्मार्ट पार्किंग, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों को अतिरिक्त करों से छूट देने की घोषणा की गई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते ही हैं कि संकल्प से सिद्धि, तो जो हमने संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हम स्वयं ग्रहण करते हैं। इससे जनता को हमारी जो रीति नीति है उसकी जानकारी मिल जाती है, हमारे कल का विजन क्या है उसकी जानकारी मिल जाती है, हमने जो काम किए हैं वो उसको इस बात की जानकारी देते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों के लिए एक कॉमन वचन पत्र जारी किया है। इसके अलावा लोकल लेवल पर कैंडिडेट पर छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो अपना वचन पत्र अलग से जारी कर सकते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में प्रदेश भर में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और पुनर्वास के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। कांग्रेस के वचन पत्र में भी टैक्स प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार की बात कही गई है। निकायों में स्वच्छता समितियों के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच की बात भी कांग्रेस ने की है। भाजपा ने तो हमारी कॉपी की है और ये करना भी चाहिए। ये हम जनता के बीच जिनसे हमने वोट मांगना है, आशीर्वाद मांगना है, उनके बीच हम अपनी बात तो रखेंगे कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। आपको भरोसा तो उनको करना है कि भाजपा को भी देख लें और हमको भी देख लें, निर्दलीयों को भी देख लें। तो ये हमने अपनी बात रखी है लोगों के बीच में कि हम उत्तराखंड के स्थानीय निकाय के लोगों के लिए, उन जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों को जनता के लिहाज से एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब न पार्टियों को और न नेताजी को उनके वादों की याद नहीं दिलानी पड़ेगी। या साफ कहें तो नेताजी अब काम करने से मुकर नहीं पाएंगे। लिखित में कहा है तो करना भी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।